हेलो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 2 परिनालिका से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपने इससे पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे पहले जाकर देखें, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 4.7 परिनालिका। हम यहाँ एक लंबी परिनालिका के विषय में चर्चा करेंगे। लंबी परिनालिका से हमारा तात्पर्य यह है कि परिनालिका की लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक है। परिनालिका में एक लंबा तार सर्पिल के आकार में लिपटा होता है, जिसमें प्रत्येक फेरा अपने निकट के फेरे के साथ काफ़ी सटा होता है। इस प्रकार के फेरों को एक वृत्ताकार पास माना जा सकता है। किसी परिनालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक फेरे के चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग होता है। परिनालिका पर लपेटने के लिए इन मैलित तारों का उपयोग किया जाता है ताकि फेरे एक दूसरे से विद्युत रोधी रहें। चित्र 4.15 में किसी परिमित परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया गया है। चित्र 4.15 ए में हमने इस परिनालिका के एक खंड को विस्तारित करके दिखाया है। चित्र 4.15 बी में वृत्ताकार पास से स्पष्ट के दो पास के फेरों के बीच चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाता है। चित्र में हम ये देखते हैं कि अंतःभाग के मध्य बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान प्रबल तथा परिनालिका के अक्ष के अनुदिश है। बाह्य भाग के मध्य बिंदु O या मध्य बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है और साथ ही ये परिनालिका के अक्ष के अनुदिश है तथा इसका लंबवत अथवा अभिलंबवत कोई घटक नहीं है। जैसे जैसे परिनालिका की लंबाई में वृद्धि होती है, वे लंबी बेलनाकार धातु की पटल जैसे दिखाई देने लगती है। चित्र 4.16 में आदर्शीकृत चित्रण निरूपित किया गया है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने लगता है। परिनालिका के भीतर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के समांतर होता है। किसी आयताकार एम्पियर पास ABCD पर विचार कीजिए। जैसा कि ऊपर तर्क दिया जा चुका है। CD के अनुदिश क्षेत्र शून्य, अनुप्रस्थ खंडों BC तथा AD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का घटक शून्य है। इस प्रकार ये दोनों खंड चुंबकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं देते हैं। मान लीजिए AB के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B है। इस प्रकार एम्पियर पास की प्रासंगिक लंबाई L=H। मान लीजिए प्रत्येक अंग लंबाई फेरों की संख्या n है, तो फेरों की कुल संख्या NH है। इस प्रकार परिपथ विद्युत धारा I यहाँ I परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार BH NH, तो B/μ0NI। क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होती है, यानी दक्षिण हस्त नियम, दाएं हाथ का नियम। परिनालिका का सामान्यतः उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगले अध्याय में भी देखेंगे परिनालिका के भीतर नम्र लोहे क्रोड रखकर विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना संभव है। दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर। हम ये सीख चुके हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो बायो सेवर्ट नियम का पालन करता है। साथ ही हमने ये भी सीखा कि विद्युत धारावाही चालक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बल आरोपित करता है। ये लॉरेंज बल सूत्र का अनुगमन करता है तथा ये आशा करना तर्कसंगत है कि एक दूसरे के पास स्थित दो विद्युत धारावाही चालक एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित करेंगे। सन 1820 से 25 की अवधि में एम्पियर ने इस चुंबकीय बल की प्रकृति, इसकी विद्युत धारा के परिमाण, चालक की आकृति तथा आमाप पर निर्भरता के साथ इन चालकों के बीच की दूरी पर निर्भरता का अध्ययन किया। इस अनुभाग में हम दो समांतर विद्युत धारावाही चालकों के सरल उदाहरण पर ही चर्चा करेंगे, जो कदाचित एम्पियर के श्रम साध्य कार्यों के प्रति आभार प्रकट करने में हमारी सहायता करेगा। चित्र 4.14 में दो लंबे समांतर चालक A तथा B दर्शाए गए हैं, जिनके बीच पृथक्करण D है तथा जिनसे समांतर क्रमशः IA तथा IB विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। चालक A को चालक B के अनुदिश प्रत्येक बिंदु पर समान चुंबकीय क्षेत्र BA लगा है तथा दक्षिण हस्त नियम के अनुसार इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अधोमुखी जब चालक क्षैतिजता रखे होते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम
के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B इक्वल टू म्यू आई ए 2πd। चालक B जिसे विद्युत धारा I भी प्रवाहित हो रही है, BE के कारण पारस्परिकता एक बल का अनुमान करता है। इस बल की दिशा चालक A की ओर होती है। आप इसकी पुष्टि स्वयं कर सकते हैं कि हम इस बल को FBA द्वारा नामांकित करते हैं, जो कि A के कारण B के खंड L पर लगा बल है। समीकरण 4.4 से इस बल का परिमाण FBA इक्वल टू IB इंटू LBA इक्वल टू म्यू IB डिवाइड बाई 2πdl। वास्तव में B के कारण A पर बल को परिकलित करना संभव है, जिस प्रकार हमने ऊपर विचार किया था। उसी प्रकार के विचारों के द्वारा हम B प्रवाहित विद्युत धारा के कारण A के खंड L पर बल FAB के बराबर तथा B की ओर निर्दिष्ट ज्ञात कर सकते हैं। यह परिमाण में FBA के बराबर तथा B की ओर निर्दिष्ट करता है। इस प्रकार FBA इक्वल टू माइनस FAB। ध्यान दीजिए, यह न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुरूप है। इस प्रकार हमने समांतर चालकों तथा अपरिवर्ती विद्युत धाराओं के लिए ये तो दर्शा ही दिया कि बायो-सैवर्ट नियम तथा लॉरेंज बल द्वारा प्राप्त परिणाम न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुरूप है। हमने ऊपर प्राप्त परिणामों से ये पाया कि समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं एक दूसरे से आकर्षित होती हैं। हम ये भी दर्शा सकते हैं कि विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार समांतर धाराएं आकर्षित तथा प्रति समांतर धाराएं प्रतिकर्षित होती हैं। ये नियम उस नियम के विपरीत है जिसके हमने स्थिर वैद्युतिकी में अध्ययन किया था। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, परंतु सजातीय धाराएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। मान लीजिए FBA बल कैपिटल FBA के प्रति एक अंग लंबाई पर आरोपित बल के परिमाण को निरूपित करता है। तब समीकरण F स्मॉल FBA इक्वल टू म्यू IA IB डिवाइड बाई 2πd। उपरोक्त व्यंजक का उपयोग विद्युत धारा के मात्रक एम्पीयर की परिभाषा को प्राप्त करने में किया जा सकता है। ये 7 SI मूल मात्रकों में से एक है। ये एक एम्पीयर वह अपरिवर्ती विद्युत धारा है जो दो लंबे सीधे उपेक्षणीय अनुप्रस्थ काट के निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित समांतर चालकों में प्रवाहित हो, तो इनमें से प्रत्येक चालक की प्रति मीटर लंबाई 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। एम्पीयर की ये परिभाषा सन 1946 में अपनाई गई थी। ये एक सैद्धांतिक परिभाषा है। व्यवहार में हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को विलुप्त करना चाहिए तथा बहुत लंबे तारों के स्थान पर उचित ज्यामिति की बहुफेरों कुंडलियाँ लेनी चाहिए। एक उपकरण जिसे धारा तुला कहते हैं का उपयोग यांत्रिक बल की माप के लिए किया जा सकता है। आवेश SI मात्रक अर्थात कूलाम को हम अब एम्पीयर में परिभाषित कर सकते हैं। जब किसी चालक में 1 एम्पीयर पर अपरिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसकी अनुप्रस्थ काट में 1 सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई आयताकार पास जिसे अपरिवर्ती विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है। इस पर कोई नेट बल आरोपित नहीं होता। ये व्यवहार उस द्विध्रुव के व्यवहार के समरूपी है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में दर्शाता है। पहले हम उस सरल प्रकरण पर विचार करते हैं जिसे आयताकार पास इस प्रकार स्थित है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B पास के तल में। इसे चित्र 4.18a में दर्शाया गया। चुंबकीय क्षेत्र पास की दो भुजाओं AD तथा BC पर कोई बल आरोपित नहीं करता। यह पास की भुजा AB के लंबवत है तथा इस पर बल F1 आरोपित करता है, जिसकी दिशा पास के तल के भीतर की ओर है। इस बल का परिमाण F1 इक्वल टू I स्मॉल b कैपिटल B। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र भुजा CD पर F2 आरोपित करता है जो पास के तल के बाहर की ओर है। इस बल का परिमाण F2 इक्वल टू I स्मॉल b कैपिटल B इक्वल टू F1। इसी प्रकार पास पर आरोपित नेट बल शून्य है। बलों F1 तथा F2 के युगल के कारण पास पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। में AD सिरों के पास एक दृश्य दिखाया गया। ये स्पष्ट करता है कि बल आघूर्ण पार्श्व में वामावर्त घूर्णन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। इस बल आघूर्ण का परिमाण टाउ इक्वल टू F1 A/2 प्लस F2 A/2 इक्वल टू I स्मॉल b कैपिटल B A/2 प्लस I स्मॉल b कैपिटल B A/2 इक्वल टू I AB ब्रैकेट कैपिटल B इक्वल टू I AB
जहाँ ए इक्वल टू ए बी आयत का क्षेत्रफल है। अब हम आगे उस प्रकरण पर विचार करेंगे जिससे पास का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश नहीं है परंतु इनके बीच कोई कोण बनाता है। हम चुंबकीय क्षेत्र बी तथा कुंडली पर अभिलंब के बीच का कोण थीटा लेते हैं। चित्र 4.9 में यह व्यापक प्रकरण दर्शाया गया भुजाओं बी सी तथा डी ए पर कार्यरत बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत तथा कुंडली के अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं। ये बल बी सी तथा डी ए इस संहति केंद्रों को संयोजित करते हैं। अक्ष के अनुदिश संरेखित होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त करते हैं। परिणाम स्वरूप कोई नेट बल अथवा बलाघूर्ण नहीं है। भुजाओं ए बी तथा सी डी पर कार्यरत बल F1 तथा F2 है। यह भी परिमाण से समान एवं विपरीत हैं। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू आई स्मॉल बी कैपिटल बी, परंतु ये संरेख नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप पहले की तरफ एक बलयुग्म उत्पन्न होता है। तथापि पिछले प्रकरण में जिससे पास का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश था की तुलना में बल आघूर्ण का परिमाण अब कम है। इसका कारण यह है कि बलयुग्म बनाने वाले बलों के बीच लंबवत दूरी कम हो गई है। चित्र 4.19 बी में सिरे एडी से इस व्यवस्था का दृश्य दिखाया गया है। इसे ये दर्शाया गया है कि ये दो बल एक बलयुग्म बनाते हैं। पास पर बल आघूर्ण का परिमाण टाउ इक्वल टू F1 a बाई 2 साइन थीटा प्लस F2 a 2 बाई साइन थीटा इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। जैसे जैसे थीटा 0 बलयुग्म के बलों के बीच की लंबवत दूरी भी शून्य की ओर बढ़ती है। इससे बल संरेख बन जाते हैं तथा नेट बल तथा बल आघूर्ण शून्य हो जाते हैं। समीकरणों को बल आघूर्ण को कुंडली के चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिश गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। विद्युत धारा पास के चुंबकीय आघूर्ण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं बराबर आई है। यहाँ क्षेत्र सदिश ए की दिशा दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम के अनुसार कागज के तल के भीतर की ओर निर्दिष्ट है क्योंकि एम तथा बी के बीच कोण थीटा है। समीकरणों तथा 4.21 को केवल एक व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। टाउ बराबर एम इंटू बी स्थिर वैद्युत के प्रकरण की सदस्य है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पीई का वैद्युत द्विध्रुव इक्वल टू पीई इंटू स्मॉल ई। जैसा कि हम समीकरण 4.22 से स्पष्ट है चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं एल स्क्वायर है तो इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर है। समीकरण 4.23 में स्पष्ट है कि एम चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर अथवा प्रति समांतर होता है तो बलाघूर्ण टाउ विलुप्त हो जाता है। जब कुंडली पर बी बलाघूर्ण नहीं होता तो साम्यावस्था की ओर इंगित करता है। जब एम तथा बी समांतर होते तो साम्यावस्था स्थायी होती। कुंडली में कोई भी घूर्णन न होने पर बलाघूर्ण उत्पन्न होता है जो कुंडली को वापस उसकी मूल स्थिति में ला देता है। जब ये प्रति समांतर होते हैं तो साम्यावस्था स्थायी होती है क्योंकि कुंडली में कोई घूर्णन होने पर एक बलाघूर्ण उत्पन्न होता है जो इस घूर्णन में वृद्धि करता है। इस बलाघूर्ण की उपस्थिति के कारण ही लघु चुंबक अथवा कोई चुंबकीय द्विध्रुव एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ स्वयं को संरेखित कर लेता है। यदि पास के पास छोटे छोटे सटे हुए एन फेर हैं तो बल आघूर्ण के लिए व्यंजक समीकरण अब भी लागू होता है। तब ये व्यंजक इस प्रकार व्यक्त किया जाए एम बराबर एन आई ए। वृत्ताकार विद्युत धारा पास चुंबकीय द्विध्रुव। इस अनुभाग में हम मौलिक तत्व के रूप में किसी विद्युत धारा पास के विषय में विचार करेंगे और हम ये दर्शाएंगे कि वृत्ताकार विद्युत धारा पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र व्यवहार में विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र से बहुत कुछ समान होता है। अनुभाग 4.5 में हमने आर त्रिज्या के वृत्ताकार पास जिसमें अपरिवर्ती विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है कारण पास वक्ष के चुंबकीय क्षेत्र का मूल्यांकन किया था। इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल 3/2 तथा इसकी दिशा एक्स के दिशा अक्ष के अनुदिश है जिसे दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम द्वारा प्राप्त किया गया था। यहाँ पर एक्स पास के केंद्र से उसके अक्ष के अनुदिश दूरी है। यदि एक्स मच ग्रेटर देन आर है तो उपरोक्त व्यंजक से आर स्क्वायर की उपेक्षा की जा सकती है। बी इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर 2x³ ध्यान दीजिए पास का क्षेत्रफल a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार b इक्वल टू म्यू 0 आई ए बराबर 2πx³। जैसा कि पहले हमने चुंबकीय आघूर्ण m के परिमाण की परिभाषा m बराबर आई ए के रूप में की थी। v इक्वल टू म्यू 0 m 2πx³ इक्वल टू म्यू 0 4π2m/x³। समीकरण
का ये व्यंजक किसी स्थिर वैद्युत ध्रुव के विद्युत क्षेत्र के लिए हमने पहले प्राप्त किए व्यंजक से काफ़ी मेल खाता है। इस समानता को देखने के लिए हम प्रतिस्थापित करते हैं म्यू को 1/एप्सिलॉन एम को पी ई स्थिर वैद्युत ध्रुव, बी को ई, तब हमें प्राप्त होता है E = 2PE डिवाइड बाई 4πε0 x³, जो कि यथार्थ रूप से किसी वैद्युत ध्रुव का उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र है। किसी विषय में हमने अध्याय 1 अनुभाग 1.9 समीकरण 1.20 में अध्ययन किया था। यह दर्शाया जा सकता है कि उपरोक्त सदृशता को आगे भी ले जाया जा सकता है। हमने ये पाया था कि द्विध्रुव के लंबवत द्विभाजक पर विद्युत क्षेत्र E = PE डिवाइड बाई 4πε0 x³, जहाँ x द्विध्रुव से दूरी है। यदि हम उपरोक्त संबंध में Pm μ0 को 1/ε0 में प्रतिस्थापित करें तो हमें पास के तल में किसी बिंदु के केंद्र से दूरी x है तो b के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। x r के लिए b लगभग समान है μ0/4πm/x³ के। किसी बिंदु चुंबकीय द्विध्रुव के लिए समीकरणों द्वारा दिए गए परिणाम यथार्थ बन जाते हैं। उपरोक्त परिणाम किसी भी समतल पास पर लागू होते दर्शाए जा सकते हैं। समतल विद्युत धारा पास पर किसी अक्ष चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण m बराबर I जो कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण P के सदृश है। ध्यान दीजिए, इतना होते हुए भी एक मूल अंतर यह है कि कोई विद्युत ध्रुव की मूल इकाइयों आवेशों से मिलकर बनता है, जबकि चुंबकत्व में कोई चुंबकीय द्विध्रुव एक अत्यंत मूल तत्व है। चुंबकत्व में विद्युत आवेशों के समतुल्य अर्थात चुंबकीय एक ध्रुवों का अस्तित्व अब तक ज्ञात है। हमने दर्शाया कि कोई विद्युत धारा I चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तब तथा अधिक दूरियों पर एक चुंबकीय द्विध्रुव एक की तरह व्यवहार करता है तथा दूसरा पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जैसा कि चुंबकीय सुई। इसके आधार पर एम्पियर ने सुझाव दिया था कि समस्त चुंबकत्व प्रवाहित धाराओं के कारण यह आंशिक रूप से सत्य प्रतीत होता तब तथा अब तक कोई भी चुंबकीय एक ध्रुव नहीं देखा जा सका। तथापि मूलकण जैसे इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के भी नए चुंबकीय आघूर्ण है जो प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण नहीं है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर अध्याय 3 के अंदर विद्युत परिपथों में प्रवाहित विद्युत धाराओं तथा वोल्टताओं के विषय में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, परंतु हमें इन्हें किस प्रकार नापते हैं। हम ये कैसे कहते हैं कि किसी परिपथ में 1.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अथवा किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच 1.2 वोल्ट विभवांतर है। चित्र 4.20 इसी उद्देश्य के प्रयोग से किए जाने वाला उपयोगी उपकरण दर्शाया गया है, जिसे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG कहते हैं। एक ऐसी युक्ति है जिसका सिद्धांत हमारे द्वारा अनुभाग 4.9 में की गई चर्चा के आधार पर समझा है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में किसी समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष पर घूर्णन करते के लिए अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है। इस कुंडली के भीतर एक बेलनाकार नर्म लोहे की करोड़ जो केवल चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य ही नहीं बनाता वरन चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि कर देता है। जब इस कुंडली से कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बलाघूर्ण का कार्य करता है। समीकरण 4.20 के अनुसार इस बलाघूर्ण टाउ का मान होता है टाउ = NIV। यहाँ भौतिक राशियों के प्रतीक को अपने सामान्य अर्थ हैं। चूंकि डिजाइन के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य है, हमने बलाघूर्ण के लिए दिए गए उपरोक्त व्यंजक में sin θ = 1 लिया है। ये चुंबकीय बलाघूर्ण NIAB कुंडली में घूर्णन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। कुंडली से जुड़ी कमानी SP में कुंडली के घूर्णन के विरोध में बलाघूर्ण Kθ उत्पन्न हो जाता है, जो कुंडली के बलाघूर्ण NIB को संतुलित करता है। परिणाम स्वरूप कुंडली में फाई कोण का स्थायी कोण विक्षेप आ जाता है। साम्य अवस्था में K = NIB। यहाँ के कमानी का ऐंठन नियतांक है, अर्थात प्रति एकांक ऐंठन प्रत्यानयन बलाघूर्ण विक्षेप फाई का पाठ्यांक कमानी के साथ जुड़े संकेतक द्वारा पैमाने पर लिया जा सकता है। उपरोक्त व्यंजक के अनुसार फाई का मान फाई = NAB/K × I कोष्टक की राशि का मान किसी दिए गए गैल्वेनोमीटर के लिए एक नियतांक है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। इसका उपयोग एक संसूचक के रूप में ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है कि परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अथवा नहीं। इस प्रकार के उपयोग हमने व्हीटस्टोन सेतु व्यवस्था में किया था। जब गैल्वेनोमीटर का उपयोग संसूचक के रूप में करते हैं तो संकेतक
साम्यावस्था पैमाने के मध्य में होता है, न कि बाईं ओर, जैसा कि चित्र 4.20 में दर्शाया गया। प्रवाहित विद्युत धारा के अनुसार गैल्वेनोमीटर का संकेतक विद्युत धारा की दिशा के अनुरूप बाएं अथवा दाएं विक्षेपित हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग इसी रूप कि किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर की भांति नहीं किया जा सकता। इसके दो कारण हैं। गैल्वेनोमीटर एक अत्यंत सुग्राही युक्ति है। ये माइक्रो एम्पियर कोटि विद्युत धारा के लिए पूर्ण पैमाना विक्षेपित देती है। विद्युत धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है, जो परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मान को परिवर्तित कर देता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए एक अल्प मान वाला प्रतिरोध RS, जिसे शंट कहते हैं, गैल्वेनोमीटर की कुंडली के पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, जिसके अधिकांश विद्युत धारा इस शंट से प्रवाहित होकर जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था को प्रतिरोध कहा जाता है। RS डिवाइड बाई RG प्लस RS लगभग समान है RS की। यदि RG मच ग्रेटर देन RS, यदि परिपथ का प्रतिरोध RE की तुलना में RS से कम है, तो मापक यंत्र में परिपथ में जोड़ने का प्रभाव भी कम होगा, जिसकी उपेक्षा की जा सकती है। इस व्यवस्था को एक जोड़ना आरेख चित्र 4.21 में दर्शाया गया है। इस प्रकार के बने एमीटर को पैमाने का आंकलन कर दिया जाता है, ताकि आसानी से धारा का मान बढ़ाया जा सके। एमीटर की सुग्राह्यता की परिभाषा हम विक्षेप प्रति इकाई धारा के रूप में करते हैं। समीकरण 426 में अनुसार धारा सुग्राह्यता phi by E = NAB डिवाइड बाई किसी भी उत्पाद के लिए गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता में वृद्धि करने का एक सरल उपाय यह है कि वह कुंडली में फेरों की संख्या n में वृद्धि कर दें। हम अपने प्रयोग की आवश्यकता के अनुसार गैल्वेनोमीटर का चयन करते हैं। धारा मापी का उपयोग परिपथ के किसी अंश के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टता मापी के रूप में भी हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए इसको परिपथ के उस अंश के पार्श्वक्रम में लगाना होगा और फिर इसे अत्यल्प धारा प्रवाहित होनी चाहिए, अन्यथा वोल्टता की माप मूल अवस्था के अत्यधिक विक्षुब्ध कर देगी। प्रायः हम मापक यंत्रों में उत्पन्न विक्षोभ को 1% से कम रखते हैं। माप की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए गैल्वेनोमीटर में श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध R जोड़ा जाता है। इस व्यवस्था का योजना आरेख चित्र में दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि अब वोल्टमीटर का कुल प्रतिरोध RG प्लस R R, अर्थात प्रतिरोध बहुत अधिक है। वोल्टमीटर के पैमाने अंशांकित कर दिया जाता है ताकि आसानी से वोल्टता का मान बढ़ाया जा सके। किसी वोल्ट मापी की वोल्ट सुग्राह्यता की परिभाषा हमें विक्षोभ के प्रति इकाई वोल्टता से करते हैं। समीकरण 4.26 से phi/V = NAB/K into 1/V = NAB/K into 1/R। यहाँ एक रोचक तथ्य ध्यान देने योग्य है कि धारा सुग्राह्यता में वृद्धि करने पर यह आवश्यक नहीं कि वोल्टता सुग्राह्यता में भी वृद्धि हो जाएगी। आइए समीकरण पर विचार करें जो धारा सुग्राह्यता की माप चलती है। यदि n 2n अर्थात फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो phi/I = 2phi/E, अर्थात धारा सुग्राह्यता भी दोगुनी हो जाती है। किंतु गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध भी दोगुना हो जाने की संभावना है, क्योंकि ये तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। समीकरण N2N एवं R2R अथा वोल्ट सुग्राह्यता phi/V = phi/V अपरिवर्तित रहती है। अतः व्यापक रूप से गैल्वेनोमीटर से एमीटर में रूपांतरित करने के लिए जो संशोधन किए जाते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर से परिवर्तित करने के लिए इनसे भिन्न संशोधन किए जाने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा पसंद आई हो शेयर भी कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।